हे दोस्तों, अभी मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल लेकिन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने वाला हूं जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है। देखते हैं आप इसका आंसर दे पाते हो कि नहीं। ये सीरीज ऑफ नंबर्स है, अलग अलग डिजिट्स है इसमें। आप बताओ इन आठों नंबर्स में से जो तीन तीन डिजिट के हैं उनमें कोई एक चीज आपको कॉमन दिख रही है, कोई एक पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है। 724, 947, 746, 843, 394, 411, 054, 646। इन 8 के 8 तीन डिजिट नंबर्स में क्या एक चीज कॉमन है बताओ। आप चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, थोड़ा सोच सकते हो। मिल गया आंसर? आई थिंक इसका आंसर आप लोगों को शायद आ गया होगा। वेल ये थोड़ा इजी था। इन सभी तीन डिजिट के नंबर में 4 कॉमनली बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। अब मैं आपको एक और सीरीज ऑफ नंबर्स दिखाता हूँ, सीरीज बी। ये आपको स्क्रीन पे जो नंबर्स दिख रहे हैं इसके अंदर भी पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो जो रिपीट हो रही है इन 8 के 8 सीरीज ऑफ नंबर्स में। पॉज करके भी थोड़ा टाइम देना है तो दे सकते हो। अब ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, राइट। अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो इनमें से कोई भी नंबर्स में 6 नहीं है। 6 यहाँ पे रिपीटेडली मिसिंग है। कोई भी तीन डिजिट के नंबर में 6 नहीं है और यही एक पैटर्न था। क्या आप इस पैटर्न को फाइंड आउट कर पाए थे? वेल मोस्ट प्रोबेबली आप नहीं कर पाए होंगे, मैं भी नहीं कर पाया था। बट ऐसा होता क्यों है? वेल इसके पीछे एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं फीचर पॉजिटिव इफेक्ट, जिसका मतलब सिंपल वर्ड्स में होता है एब्सेंस इज मच हार्डर टू डिटेक्ट देन प्रेजेंस। हम सभी लोग उन चीजों पर अच्छे से फोकस कर पाते हैं जो हमें दिखती है या जो होती है, जबकि उन चीजों पर हम फोकस नहीं कर पाते जो प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने नोटिस करा होगा कि यार आंखें जब हमारी काम कर रही होती है नॉर्मली तब हम उसकी इतनी केयर नहीं करते, हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन जैसे ही आंख में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, दांतों में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, दर्द चालू हो जाए, तब हमें रियलाइज होता है कि यार बिना दर्द के जो दांत थे वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट और कितने ज्यादा नेसेसरी है। आपने देखा होगा जो गुड लुकिंग लोग होते हैं वही कई बार ऐसा बोलते हैं ना, लुक्स इतने मैटर नहीं करते हैं। क्यों? अगेन साइकोलॉजी का यही कॉन्सेप्ट है। बिकॉज उनके पास गुड लुक है इसलिए वो इस चीज की कदर नहीं कर पा रहे कि गुड लुक ना होना कितना प्रॉब्लमेटिक कई बार हो सकता है। जो अमीर होते हैं, जिनको पैसों की कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो ये चीज नहीं समझ पाते कि यार पैसे ना होना कितनी तकलीफ वाली चीज होती है। तो अभी साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट का हम करें क्या? वेल इसका आप यूज कर सकते हो अपने आप को कंपेयर करने के लिए। ह्यूमंस की आदत होती है हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं। इसीलिए जिंदगी में खुश भी रहना है, आगे बढ़ना है, ग्रैटिट्यूड फील करना है जो बहुत जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो उन चीजों की कंपैरिजन भी जरूर करना जो आपके पास है लेकिन दूसरों के पास नहीं है। अगर आपके पास सही सलामत 2 हाथ है, आंखें हैं, तो उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड फील करो और पॉजिटिव फील करो। हाँ, कुछ चीजें आपकी लाइफ में एब्सेंट है इसलिए आपको उसकी कदर नहीं हो रही है, बट इसके लिए आप दूसरों की स्टोरीज भी सुनना स्टार्ट करो, उन लोगों की स्टोरीज जिन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है। इससे आप साइकोलॉजिकली और बहुत ज्यादा मैच्योर हो पाओगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। अभी मैं आपसे 10 और साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाला हूं जो आपको साइकोलॉजिकली और मैच्योर करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। इन्हें भी आप हैक्स और ट्रिक्स की तरह यूज कर सकते हो अपनी जिंदगी में। और चीजों को इंटरेस्टिंग करने के लिए हम इसे एज अ गेम देखेंगे। मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगा, आप कमेंट करके बताना कि इन 10 में से कितने क्वेश्चन के आंसर्स आप कर पाए हो। जितने ज्यादा आप स्कोर कर पाओगे उतना ज्यादा आप साइकोलॉजिकली मैच्योर हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इमेजिन करके बताओ कि इन दोनों सिनेरियोज में से कौन सा सिनेरियो आपके साथ होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। पहला सिनेरियो ये है कि आप सुबह में उठते हो, अपनी गाड़ी निकालते हो और काम पे निकल जाते हो, कहीं तो घूमने चले जाते हो मे बी, और जाते हुए आपकी टायर पंचर हो जाती है। ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो है कि आप सुबह सुबह उठते हो, गाड़ी निकालते हो और जहां आप रास्ते से जा रहे हो वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत सारे खीले पड़े हुए हैं और आपका टायर पंचर हो जाता है। बताओ इन दोनों सिनेरियोज में से कौन सा ऑप्शन होने के चांसेस ज्यादा है, ए या फिर बी? वेल अगर आपने बी चूज किया है तो ये आंसर काइंड ऑफ गलत है, साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट की वजह से, जिसे बोलते हैं कंजंक्शन फैलेसी। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों? वेल देखो, पहला जो सिनेरियो है उसमें बस टायर आपका पंचर हो रहा है, मतलब एक ही चीज होना है। बट दूसरा सिनेरियो कंप्लीट होने के लिए आपको 2 चीजें होने की जरूरत है। मतलब पहला आपका कंस्ट्रक्शन साइट से गुजरना, वहां पे खीला लगना और फिर टायर पंचर हो जाना। जो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन होने के चांसेस कम है। कंजंक्शन फैलेसी यही सिखाती है कि जब भी हम किसी इंसान को रीजन दे देते हैं तो उन्हें लगता है कि वो चीजें होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डैनियल कैनमन ने 1982 में एक रिसर्च करी थी। पहले ग्रुप को उन्होंने बोला कि ऑयल के कंजम्पशन 30% से कम हो जाएंगे। दूसरे ग्रुप को उन्होंने कहा कि ऑयल का कंजम्पशन 30% कम हो जाएगा क्योंकि ऑयल की जो प्राइसेस है ना वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इस रिसर्च में साफ एक चीज सामने आई कि जो ग्रुप बी थी ना उनको लगा कि हाँ, जो डैनियल कैनमन प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसके होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जबकि शायद वो बात सच थी भी कि नहीं थी उससे फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ एक रीजन ऐड करने से साइकोलॉजिकली हम ज्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं सामने वाले की बात मानने के लिए। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। फॉर एग्जाम्पल आपकी ना कमर में बहुत टाइम से दर्द हो रहा है। आपको ना एक बहुत ही अच्छे सर्जन के बारे में पता चला है जिसने बहुत सारे लोगों की सर्जरी करके कमर के दर्द को खत्म कर दिया है। अब आप उस सर्जन के पास जाते हो और उसको बताते हो। सर्जन आपको बोलता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा जिससे आपका कमर का दर्द सही हो जाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ आपके जो घर वाले हैं वो आपको बोल रहे हैं सर्जरी मत कराओ। उनके जो चाचा के लड़का है ना उसको भी यही प्रॉब्लम हुई थी जिसको उसने एक डॉक्टर को दिखाया था जिससे वो सही हो गया। अब आप बताओ इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे? जो हाईली स्किल्ड सर्जन है उसकी बात मानोगे या फिर अपने घर वालों की बात मानोगे?
अगर आपके साथ जबरदस्ती नहीं हो रही है तो, और आपके पास चॉइस है चूज करने की, बताओ क्या करोगे? वेल, अगर आपने ऑप्शन ए चूज करा है तो आपको साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है जिसे बोलते हैं डिफॉर्मेशन प्रोफेशनल। कई बार है ना, हम लोग है ना प्रोफेशनल जो लोग होते हैं उन पे बहुत ज्यादा यकीन करते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि वो लोग बहुत स्मार्ट है और उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, जो कि सच भी होता है। लेकिन उसके साथ एक और चीज होती है जिसे हम एक मार्क ट्वेन के कोट से समझ सकते हैं, जो ये है कि इफ योर ओनली टूल इज अ हैमर, ऑल योर प्रॉब्लम्स विल बी नेल्स। मतलब अगर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सिर्फ हथौड़ा है तो आपको सारी प्रॉब्लम्स नेल लगेगी, खीले जैसे ही लगेगी, जिसे आप ठोकने की कोशिश करोगे अपने उस एक टूल से। प्रोफेशनल्स के साथ भी कई बार यही होता है, क्योंकि वो एक फील्ड में माहिर होता है तो उन्हें पता होता है कि उस एक फील्ड की नॉलेज और एक्सपीरियंस का यूज करके कैसे उस प्रॉब्लम को खत्म किया जा सकता है। लेकिन सच तो ये है ना, उस टूल से बेटर टूल्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, और ये चीज कॉमनली होती भी है। कई बार है ना, जो लोग कमर के दर्द होते हैं और कई सारी चीजें होती है जिसमें सर्जरी की जरूरत नहीं होती है, वहां पे भी लोग सर्जरी करा लेते हैं, जिसके बाद उनको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाते हैं फ्यूचर में। जबकि बिना सर्जरी के भी और भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, साइंटिफिक ऑप्शंस ही अवेलेबल होते हैं जिसका यूज आप कर सकते हो और आपको करना भी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो दिखाता है साइकोलॉजी के एक और कॉन्सेप्ट को जिसे बोलते हैं बेस रेट निग्लेक्ट। इमेजिन करो आपका एक पहचान वाला आदमी है जो अफ्रीका के जंगलों में गया है घूमने के लिए। अब वो वहां पे जाके 3 जानवरों को देखने जाता है। पहला शेर, जिसके साथ वो खेलने वाला है, दूसरा एलिफेंट और तीसरा हिप्पोपोटामस। ये तीनों के साथ ही वो इंटरेक्ट करने वाला है, मजे करने वाला है। बट गेस व्हाट, एक दिन बाद आपको पता चलता है ना कि इन तीनों में से एक जानवर ने उसकी जान ले लिया। अब आप बताओ कि उन तीनों में से किस जानवर ने उसकी जान ली होगी? प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बताओ, शेर, अफ्रीकन एलिफेंट या हिप्पोपोटामस, किसने उसकी जान ली होगी? वेल, अगर आपके दिमाग में सबसे ऊपर शेर आ रहा है तो वापिस से सोचो, बिकॉज स्टैटिस्टिकली देखे तो शेर, हिप्पोपोटामस, एलिफेंट, इन सबसे ज्यादा जो चीज उसकी जान ले सकता है वो है पहले तो मच्छर। सबसे ज्यादा जाने मॉस्किटो लेता है, वो सबसे डेंजरस एनिमल है दुनिया का। उसके बाद जो सेकंड पे आता है वो है हिप्पोपोटामस, जो एस्टिमेट किया जाता है 3000 डेथ्स का कारण बनता है। उसके बाद आपको लगता होगा शेर आएगा, नहीं, उसके बाद भी शेर नहीं आता। उसके बाद आता है अफ्रीकन एलिफेंट, जो अराउंड 500 डेथ्स का रीजन बनता है। और उसके बाद आप बोल सकते हो क्रोकोडाइल आता है, और उसके बाद आता है शेर, जिसके जैसे 200 डेथ्स होती है। सो स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, वो जो आदमी था उसके मरने के चांसेस ज्यादा होंगे हिप्पोपोटामस और एलिफेंट से कंपेयर्ड टू शेर। अब ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, ये साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट हम लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं या समझना क्यों जरूरी है। आपने नोटिस करोगे कई बार हमें ना कुछ सिम्टम्स दिखते हैं हमारे अंदर, शायद सर दुख रहा है या फिर बुखार आ रहा है या फिर यहाँ वहां पे दर्द हो रहा है, कुछ ना कुछ होता है, तो हम क्या करते हैं, हम फौरन जाके गूगल करने लगते हैं। और गूगल करने के बाद जो सिम्टम्स जिस बीमारी से मैच करते हैं वो हमारे कई बार पसीने छोड़ देता है। हमें लगता है कि यार अब तो हम गए, मरने वाले हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे सिम्टम्स से हमारी जो बीमारियां है वो मेल खाती है। बट हम ये भूल जाते हैं बेस रेट निग्लेक्ट को, जो ये बोलता है हाँ हो सकता है कि आपके सर में अगर दर्द हो रहा है तो आपको ब्रेन ट्यूमर हो, बट इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। मेडिकल फील्ड में इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप बोलोगे सर में दुख रहा है, तो वो नहीं बोलेगा कि आपको ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस है, उसकी मेडिकेशन चालू करेगा, नहीं, वो आपको माइग्रेन, वायरल इन्फेक्शन या फिर उन बीमारियों की पहली दवा देगा जिसकी स्टैटिस्टिकली होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और ऐसे धीरे धीरे करके वो एक एक चीजों को एलिमिनेट करके ऊपर जाएगा रेयर बीमारियों की तरफ। तो इसे भी जरूर समझो। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझो फॉर एग्जाम्पल आपको एक पार्टी में जाना है और वो पार्टी में आपका जो क्रश है वो आने वाली है, ठीक है। अब आपको अपनी क्रश को इम्प्रेस करना है। अब आपके पास उस पार्टी में जाने के 2 रास्ते हैं। आप जो पार्टी करने में जो सबसे हैंडसम लड़का है, सबसे पॉपुलर लड़का है, आप उसके साथ जा सकते हो ताकि आपकी भी थोड़ी इज्जत वहां पे बढ़े, ये करोगे। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है, आप अपने एक दूसरे दोस्त के साथ जा सकते हो जो इतना पॉपुलर नहीं है, इतना ज्यादा गुड लुकिंग भी नहीं है आपके कंपैरिजन में। तो आप बताओ इन दोनों में से किसके साथ आप पार्टी में जाना पसंद करोगे? वेल, अगर आप पहला ऑप्शन चूज करते हो तो काइंड ऑफ ये गलत है कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल के हिसाब से। कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल यही बोलता है ना कि यूजुअली हम किसी भी इंसान को या किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं दूसरों के रिलेटिव में। मतलब अगर मुझे जानना है कि एक माइक का प्राइस सही है कि नहीं, तो मैं उस चीज को तभी अच्छे से जज कर पाऊंगा जब मेरे पास 2-3 और ऑप्शंस होंगे माइक के। और इस चीज का कई बार सेल्स में, मार्केटिंग में, बिजनेस में यूज होता है। आपको पहले महंगी चीज दिखाई जाती है, उसके बाद जब नॉर्मल चीज दिखाई जाती है तो आपको सस्ती लगती है। वैसे इस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर आप पार्टी में जा रहे हो तो आइडियली ये ज्यादा अच्छा होगा कि अगर आप कोई नॉर्मल लड़के के साथ जाओ जो इतना गुड लुकिंग नहीं है आपके कंपैरिजन में, बिकॉज उसके सामने आप ज्यादा अच्छे दिखोगे। आई नो ये थोड़ा सा फनी है, बट टू बी ऑनेस्ट ये चीज काम कर सकती है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इमेजिन करो कि आप टाइम ट्रैवल मशीन में बैठे हो और आप 1000 साल पहले चले गए हो, पीछे चले गए हो, जहां पे एक झुंड है लोगों का, आपके जैसे ही लोग हैं जो एक डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब आप भी वहीं पे पहुंच चुके हो तो आप भी उनके साथ चलना स्टार्ट कर दिए। अब चलते चलते क्या होता है कि सडनली कुछ तो आवाज आती है जिसकी वजह से सभी लोग भागने लग जाते हैं। अब क्वेश्चन आपके लिए है कि आप क्या करोगे? आप सभी लोगों के साथ भागने लग जाओगे या फिर आप रुक के देखोगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? वेल, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हो तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है, बिकॉज इसके पीछे एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं सोशल प्रूफ। जब भी हम जिंदगी में कंफ्यूज होते हैं
या हमें समझ में नहीं आता कि हमें जिंदगी में क्या करना है, तो हम क्या करते हैं कि हम आसपास देखते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और फिर हम उसी को चीज को कॉपी करने लग जाते हैं, और इसे ही सोशल प्रूफ बोलते हैं। आप बिजनेस, लाइफ, हर जगह देखना ये चीज को यूज किया जाता है। बिजनेस में इसका यूज आप कर सकते हो। अगर आपको अपना कोई प्रोडक्ट बेचना है तो आप बताओ कि कैसे आपका जो प्रोडक्ट है उसका यूज दूसरे लोगों ने किया है और कैसे उनको फायदा हो रहा है। ये एक सोशल प्रूफ होगा। आपने आरजे नाविद के भी कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर वो लोग लिफ्ट में ऐसी कुछ हरकतें करते हैं, जैसे कि अगर सब लिफ्ट में जितने भी लोग हैं वो बच्ची को पैसे दे रहे हैं तो जो नॉर्मल इंसान होता है वो भी बच्ची को पैसे देने लग जाता है। या फिर ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करे गए हैं जहाँ लिफ्ट में जो पेड एक्टर्स होते हैं वो कई बार लिफ्ट में उल्टा खड़े होते हैं, तो जो नॉर्मल इंसान भी वहां पे आता है वो भी उल्टा खड़े होने लग जाता है। ये सब क्या दिखाता है? ये सब सोशल प्रूफ दिखाता है कि हम लोग कैसे अपनी सराउंडिंग को देख के अपने आप को बदलते हैं या फिर उसके हिसाब से एक्शंस लेते हैं। अब आरजे नाविद जी के जो वीडियोस है, मुझे नहीं पता वो कितने सच है या कितना क्रिएट करे गए हैं। आप कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है, वो जो वीडियोस है वो सच में वैसे बनाए जाते हैं या उसको पेड एक्टर्स के थ्रू बनवाया जाता है। बट ये बात तो बिल्कुल सच है कि सोशल प्रूफ बहुत ज्यादा काम करता है और उसके बेसिस पे हम लोग कई बार डिसीजन लेते हैं। इसलिए आपको भी इस साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट का यूज जरूर करना चाहिए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक ऑथर का एग्जाम्पल देने वाला हूँ जिनका नाम है नसीम तालिब, जिन्होंने ब्लैक स्वान और कई सारी इंटरेस्टिंग बुक्स लिखी है। अब क्या वो ऑथर के साथ पता है, उनका जो वेट था ना वो बढ़ते जा रहा था। उन्हें कोई तो स्पोर्ट ज्वाइन करना था, जिम करने का उनका मन नहीं कर रहा था ना, उनको एक परफेक्ट शेप में आना था, जिसके लिए उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट करी। उन्होंने सोचना स्टार्ट किया कि यार वो क्या कर सकते हैं। पहले उन्होंने सोचा कि चलो वो जॉगिंग कर लेते हैं, फिर उन्होंने सोचा बॉडी बिल्डिंग ट्राई करे, टेनिस खेलते हैं। बट इन सब में सबसे ज्यादा चीज उनको अच्छी क्या लगी पता है? उन्होंने क्या लॉजिक लगाया कि जो स्विमर्स होते हैं ना उनकी बॉडी बहुत अट्रैक्टिव होती है, तो एक काम करता हूँ मैं स्विमिंग करना स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मुझे उनकी जैसी बॉडी चाहिए। आपको क्या लगता है ये जो कंक्लूजन पे नसीम तालिब आए थे वो सही था या गलत था? कि स्विमर जैसी बॉडी बनाना है तो स्विमिंग करना चालू कर दो, ये लॉजिक सही है आपके हिसाब से? हाँ या ना? सोच लो थोड़ा। वेल, अगर आपने नहीं कहा तो ये सही आंसर है, बिकॉज नसीम ने ना स्विमिंग स्टार्ट करी। स्विमिंग ज्वाइन करने के कुछ टाइम बाद ही उन्हें रियलाइज हो गया ना, स्विमर्स की ऐसी एस्थेटिक बॉडी इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो प्रोफेशनल स्विमर्स बने, क्योंकि वो प्रोफेशनल स्विमर है इसलिए उनकी ऐसी एस्थेटिक बॉडी है। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट अब और एग्जांपल देता हूं, आपको क्लियर होगा। एड्स में आपने देखा होगा कई सारे प्रोडक्ट्स एकदम ब्यूटीफुल लड़कियां लगाती हैं, तो प्रोडक्ट लगा रही हैं इसलिए ब्यूटीफुल नहीं है, बल्कि वो पहले से ब्यूटीफुल है इसलिए वो प्रोडक्ट लगा रही हैं। समझ में आ रहा है? उनको हायर इसलिए किया जाता है क्योंकि वो लोग ऑलरेडी अच्छे दिखती है। वैसे ही आपने देखा होगा अगेन, कई बार हमें लगता है कि हम बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो हम स्मार्ट बनेंगे, बट यूजुअली इसका उल्टा होता है। यूनिवर्सिटीज का बहुत नाम होता है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग जाते हैं, और ये लॉजिक लगाना कि यार क्योंकि वहां बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग जाते हैं इसलिए मैं वहां जाके स्मार्ट हो जाऊंगा, ये हमेशा सच होना साइकोलॉजिकली सही नहीं है, और इसे ही बोलते हैं स्विमर्स बॉडी इल्यूजन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी ना आपको स्क्रीन पे 9-10 अलग अलग क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है? क्या मैं अगर 5 मिनट आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स देने बोलूं तो आप दे पाओगे? चलो पॉज करके एक बार पहले क्वेश्चंस पढ़ लो। अब ये जितने भी क्वेश्चन है उसमें से 5 या 5 से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर्स आप दे सकते हो 5 मिनट के लिए, या कुछ मिनट्स के लिए तो दे ही सकते हो। वेल, अगर आपका आंसर है नहीं तो आप सही हो, बिकॉज इसके पीछे साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं टॉर्डल टेंडेंसी। आपने नोटिस करोगे कई सारे आपके दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, जिनको आप कभी भी पॉलिटिक्स की बात करो, क्रिकेट की बात करो, जियो पॉलिटिक्स की बात करो, इकोनॉमिक्स की बात करो, कोई भी एक नॉलेजेबल स्टेटमेंट उनके सामने रखो, वो आपको बता देंगे कि कैसे आप गलत हो, या फिर उनका जो ओपिनियन है या फिर उनकी जो नॉलेज है वो कैसे आपसे ज्यादा है। उनके पास कुछ ना कुछ बोलने के लिए हमेशा रहेगा, जैसे उनको हर एक फील्ड का नॉलेज है। जबकि सच तो ये है ना कि मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम चीजों के बारे में इतना नहीं पता होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैंने जितने क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाए गए थे उसमें से एक क्वेश्चन लेके आपको बताता हूँ। कई बार लोगों को लगता है कि जब एक्सीडेंट होता है तो उन्हें अपनी बॉडी को लूज छोड़ देना चाहिए, ऐसा मैंने भी सुना था। बट इसके बारे में अगर आप ये वाला वीडियो देखोगे जिसकी मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक देखा है, जहाँ साइंटिफिकली इसको डिबंक करा गया है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि नहीं, लूज छोड़ना बॉडी को इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके वजह से आपकी जो सेंट्रल बॉडी है, आपका हेड है, उस पर इंजरी होने के चांसेस ज्यादा हो जाता है। जबकि कंपेयर टू अगर आप बॉडी को थोड़ा टाइट करोगे, वो भी स्पेसिफिक तरीके से, तब आप अपनी इंजरी को मिनिमम कर सकते हो। वो वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। अब ये भी साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट दिखाता है कि कई बार हम और दूसरे लोग भी अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। अगर उनको नॉलेज हो या ना हो, वो हर चीज का आंसर उनको लगता है उनको पता है, या फिर सुनी सुनी बातों को वो रिपीट करने लग जाते हैं, जो चीज दिखाती है कि कैसे साइकोलॉजिकली वो लोग इतने मैच्योर नहीं है, और ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इमेजिन करो आप है ना एक दिन आइकिया गए हो या फिर कोई तो अच्छी सी जगह पे गए हो जहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी चेयर दिखती है। अब आपको हमेशा से लगता था कि आपको चेयर खरीदना है, और आपको वो चेयर इतनी पसंद आती है कि आप उसको लेके आ जाते हो, लेकिन घर पे लाने के बाद वो जो चेयर है ना वो आप यूज करते ही नहीं हो। इनफैक्ट वो चेयर बार बार आपके रास्ते में आते रहती है, आपके पैर पे वो चेयर बार बार लगते रहती है, जिसके जैसे वो जो चेयर है ना वो ली तो आपने महंगी है, बट वो एट द एंड आपको तकलीफ दे रही है। कुछ टाइम बाद है ना एक आदमी आता है और वो बोलता है कि मुझे वो चेयर बेच दे। आपने वो चेयर खरीदी थी 15,000 में, वो आदमी आपको बोलता है कि वो आपको 5,000 देगा। तो क्वेश्चन ये है, क्या आप वो जो चेयर जो आपको बहुत पसंद आई थी वो आप उस आदमी को बेच दोगे 5,000 में या नहीं?
वेल अगर आपका आंसर है नहीं, तो इसके पीछे भी अगेन एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। आपने कई बार देखा हो जो बिजनेसमैन होते हैं वो लोग किसी एक बिजनेस में अपना खून पसीना मेहनत लगा देते हैं, जिसमें उनके बहुत सारे पैसे डूब जाते हैं, एनर्जी डूब जाती है, बट स्टिल वो लोग गिव अप नहीं करते हैं, वो लोग उस चीज़ को छोड़ते नहीं है, न्यू चीज़ नहीं ट्राई करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार इतनी मेहनत कर दिया, चलो थोड़ा और मेहनत कर देते हैं, शायद ये चीज़ सही हो जाएगी। या फिर गैम्बलर्स लोग भी आपने देखा होगा ना, एक के बाद एक जुआ खेलते रहते हैं, उनके 1000 रुपए गए, 10,000 गए, उन्हें लगता है कि यार 10,000 चले गए, अब तो शायद मैं जीत जाऊंगा, इतने पैसे इन्वेस्ट कर चुका हूँ, चलो थोड़ा और खेल लेता हूँ, शायद जीत जाऊंगा। ये सारी चीज़ें क्या है, साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं संक कॉस्ट फैलेसी, जो बताता है कि हम लोग जब भी जितना टाइम, एनर्जी, पैसा किसी एक चीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं, उतना वो चीज़ हमें छोड़ना हमारे लिए उतना मुश्किल हो जाती है, और कई बार वो चीज़ हमें बहुत तकलीफ भी देती है, बट स्टिल हम लोग उसे नहीं छोड़ते हैं। अब ये चीज़ बिजनेस में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, हर जगह अप्लाई होती है, जिसे आपको समझना चाहिए संक कॉस्ट फैलेसी। अगर कोई चीज़ आपको तकलीफ दे रही है, जैसे वो चेयर, अगर वो आपको तकलीफ दे रहा है, वो यूज़ में ज़रा भी नहीं आ रहा है और आपको पता है आने वाले कई साल में भी वो यूज़ में नहीं आने वाला है, तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप उसे 5,000 में बेच दो, अपने पैर का बार बार जो दर्द हो रहा है वो कम करो और 5,000 से कुछ और चीज़ खरीद लो जो आपके लिए यूज़फुल हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझो फॉर एग्जाम्पल आप एक बिजनेस ओनर हो, आपका जो बिजनेस है वो कुछ टाइम से अच्छा नहीं चल रहा है, आपके पास एक आदमी आता है और वो बोलता है कि मैंने बहुत सारे बिजनेसेस वालों से बात करी हुई है, मुझे पता है कि मैं आपके बिजनेस को कैसे ऊपर लेके आ सकता हूँ, आपके बिजनेस में ना आप ये सारी चीज़ों को गलत कर रहे हो, मैं आपको एक ऐसा सिस्टम दूंगा ना जिससे आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, जब हम ये सिस्टम को अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपका बिजनेस पहले से भी और ज़्यादा खराब हो जाए, लेकिन अगर आप मुझ पर भरोसा रखोगे तो पक्का कुछ ना कुछ टाइम बाद ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप ऐसे इंसान को हायर करोगे कि नहीं करोगे? वेल अगर आप इसे हायर करने का सोच रहे हो तो पहले साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझ लो जिसे बोलते हैं इट विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर फैलेसी। जहाँ पे कई बार है ना, हमें ऐसा लगता है ना कि कोई भी चीज़ अच्छी होने के लिए पहले बुरा होना ज़रूरी है। इस चीज़ का कई बार लोग फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो जो आदमी आया था, आप उसे हायर कर लेते, वो आपको सिस्टम दे देता। अब अगर वो सिस्टम लगाने के बाद आपके सेल्स और डाउन होते तो वो बोलता कि यार देखो मैंने तो पहले ही बोला था कि इसका डाउन टाइम आएगा। और बट अगर आपका बिजनेस और अच्छा होने लग जाता तब भी आपको लगता कि नहीं यार इसका जो सिस्टम है वो बहुत ही मैजिकल है, बहुत जल्दी उसने काम करना चालू कर दिया। तो अगेन इस फैलेसी से भी आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए। अब देखो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हर इंसान जो आपको ये चीज़ बोलेगा वो गलत ही है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये होता भी है कई बार। जब आप कोई एक पुरानी चीज़ से हटके कोई नया सिस्टम लाते हो तो उससे प्रॉब्लम्स होती है। बस इस टाइम पे भी आपको ध्यान रखना है इस फैलेसी के बारे में, और जेन्युइनली आपको और अच्छे से समझना है कि वो जो सिस्टम या जो भी काम करने वाला है वो जेन्युइनली दूसरों के लिए काम करी है कि नहीं करी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसका नाम है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इमेजिन करो आप कहीं घूमने गए हो, वहां पे आपको एक लकी ड्रॉ करने का मौका मिलता है। आपको एक पेपर दिया जाता है जिसपे आपको बोला जाता है एक 4 डिजिट का आपको उसमें नंबर लिखना है। अगर आप वो 4 डिजिट का नंबर लिख दोगे और उस लकी बॉल में डालोगे तो हो सकता है आप 1 करोड़ रुपए जीत जाओ। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो आपको बोलता है कि अगर आपको स्पेसिफिकली आप जो नंबर चाहते हो चूज करके लिखने के लिए, उसके लिए आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो रैंडमली मैं कोई एक नंबर जनरेट कर लूँ आपके लिए जेन्युइनली, तो फ्री में ये चीज़ हो जाएगी। और वो जेन्युइन ही है, ऐसा नहीं कि वो आपको जानबूझ के गलत नंबर लिखेगा। लेकिन अगर आप खुद से चूज करके कोई नंबर लिखोगे तो उसके लिए आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। आप बताओ क्या करोगे? वेल अगर आप दूसरा ऑप्शन चूज करते हो तो ये एक साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को दिखाता है जिसे बोलते हैं इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। ना इसके ऊपर मेरे को एक चीज़ याद आ गई। जब कॉलेज के टाइम पे मैं ट्रेन से ट्रैवल किया करता था ना, तो कई बार मैं खड़ा रहता था, और खड़ा रहता था तो मैं जानबूझ के ना अपने आप को ऐसा हिलाता था, और मुझे लगता था कि जब मैं हिला रहा हूँ ना तब मेरे वजह से वो ट्रेन हिल रही है। और मुझे लगता है एक बहुत ही फनी सा लेकिन एग्जाम्पल है जो इल्यूजन ऑफ कंट्रोल का, जहाँ एक्चुअल में मेरे हिलाने से ट्रेन नहीं हिल रही थी, बट मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि मैं हिला रहा हूँ इसलिए ट्रेन हिल रही है। और इसे ही बोलते हैं इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। कई बार है ना बहुत सी चीज़ें हमें लगता है कि हमारे कंट्रोल में है जबकि होती नहीं है। कई बार हमें लगता है कि यार गवर्नमेंट को हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम चूज़ कर रहे हैं कि कौन गवर्नमेंट होगी, बट कई बार शायद ऐसा होता नहीं है। कई बार इस फैलेसी का यूज़ किया जाता है हमें दिखाने के लिए हम कंट्रोल में है, बट कई बार हम कंट्रोल में होते नहीं हैं। अब इससे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग से एक्सपेरिमेंट भी करा गया था, जहाँ 2 ग्रुप्स बनाए गए थे। पहले ग्रुप को साउंड बूथ में रखा गया और बोला गया था कि आवाज़ तुम्हें लगता है जब तेज़ हो जा रही है, बहुत तेज़ हो जा रही है, आप बैर नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमें आवाज़ दे देना, हमें चिल्ला देना, हम साउंड को बंद कर देंगे। वहीं दूसरे ग्रुप को क्या किया, उन्हें भी साउंड बूथ में रखा गया, बट वहाँ पे उन्हें एक रेड बटन दे दी गई। उन्हें बोला गया था कि ये रेड बटन आपको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, मतलब जब भी साउंड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जा रही है आप बटन को बंद करोगे तो साउंड अपने आप बंद हो जाएगी ना। इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, जो दूसरा ग्रुप था ना जिसको रेड बटन दिया गया था, वो लोग उस साउंड बूथ में ज्यादा देर तक रुके हुए थे, ज्यादा आवाजें झेल पाए, क्योंकि उनको लगा कि कहीं ना कहीं उनके पास कंट्रोल है। अब अगेन ये प्रिंसिपल का यूज आपको पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों समझना चाहिए। बस ये थे 10 क्वेश्चन। आप कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही पकड़ पाए, सही से बता पाए। अपना स्कोर जरूर बताना 10 आउट ऑफ कितना आया, ठीक है। अब देखो जितने भी साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताया है वो मैंने आपको द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली इस बुक से बताया है। पिछले संडे का भी जो मैंने वीडियो बनाया था वो इसी टॉपिक में बनाया था, जहां मैंने 10 और क्वेश्चंस बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, आई बटन या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी।
और अगर आप चाहते हो और साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करूं तो ज़रूर बताना, बिकॉज इस अकेली बुक में 99 अलग अलग प्रिंसिपल्स बताए गए हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड। अगर आपको ये पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक करके इस वीडियो को 10,000 लाइक्स तक जरूर पहुंचा देना, ताकि मैं फटाक से इसका नेक्स्ट पार्ट भी बना दूं। तब तक के लिए आप वो पुराना वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो देख सकते हो, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।